हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। सारे व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत सरकार और राज्य सरकारों के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखें। कोरोना के जो केसेस एक बार फिर से बढ़े हैं, उसमें होली के बारे में जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करें। हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी कल गोवा में हाई कोर्ट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करते हुए ये कहा कि देश के इंटेलेक्चुअल्स को गोवा की यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टडी करना चाहिए। अब मैं जाहिर है कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल तो नहीं मानता, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स के साथ कुछ उठना बैठना है और एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से जाहिर है कि सबसे ज़्यादा आदर और सत्कार हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। और मेरे क्योंकि उनसे पर्सनल संबंध रहे हैं, मैंने देखा है कि किस तरीके से वो फ्रीली बात करते हैं वाइस चांसलर से, स्पेस देते हैं उनको, सजेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। कोरोना के कारण बहुत से रिफॉर्म्स जो लाना चाहते थे वो ला नहीं पाए, लेकिन सीजेआई के आदेश पर फौरन अमल करते हुए मैंने कल से आज तक में गोवा की सिविल कोड को, जो कि पुर्तगाली सिविल कोड है 1867 की, उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट हुए। अभी 2012 में हुआ, फिर 2016 में कुछ हुआ नोटरीज और सक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स में। तो 154 साल पुराने लॉ की प्रशंसा की है भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। तो मैं समझता था कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ज़रा उसको पढूं और अपने व्यूअर्स को उसके बारे में ज़रूर बताऊं। अब सबसे पहले तो मुझे जो बात कहनी है वो ये कि क्या एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न इंडिपेंडेंट देश को एक किसी विदेशी लॉ को कंटिन्यू रखना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि जब गोवा का भारत में शामिल हो गया, हमारे देश का हिस्सा बन गया 1961 में, और फिर 1987 में जब ये एक स्टेट बन गया, तो हमें तो 1961 में ही जो देश में लॉ रिफॉर्म हुए थे हिंदू कोड बिल के तहत, उनको गोवा में एक्सटेंड कर देना चाहिए था। हमने वो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव लॉज एक्सटेंड नहीं किए और हम एक विदेशी लॉ को अब तक चला भी रहे हैं और उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें उसमें ख़राब भी हैं जिनके बारे में बात होगी। ये भी एक मिथ है कि ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि आर्टिकल 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पूरे देश के लिए होगी। और संविधान निर्माताओं ने यह नहीं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दो, वहां शब्द यूज किया है इंडेवर करो। इंडेवर करने का मतलब है उसके बारे में कंसेंसस डेवलप की जाए, उसके बारे में बातचीत हो। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी 2019 में ही जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक जजमेंट दिया था जोस पाउला कॉन्टिन्टो के केस में, जहां मुद्दा यह था कि अगर कोई गोवा का आदमी की प्रॉपर्टी बॉम्बे में है, वो मर गया, तो क्या वो प्रॉपर्टी इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत बटेगी या ये जो पुर्तगीज कोड है 1867 की, इसके तहत वो एयर्स में जाएगी। और जजमेंट उन्होंने ये दिया कि इसमें जो पुर्तगीज कोड है वही लॉ रहेगी। गो कि ये जजमेंट जो कोचीन ट्रेवेनकोर के बारे में दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं जिनमें यह कहा गया था कि इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा, उनसे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साहब गोवा जो है वो शाइनिंग एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और रिटायरमेंट के बाद तो जस्टिस दीपक गुप्ता जो है वो बहुत जगह लेक्चर्स दे रहे हैं और बड़े खुल के बोल रहे हैं, लेकिन गोवा की सिविल कोड ना यूनिफॉर्म है और ना जस्ट कोड है। आप ये देखिए कि इसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत से सेक्शंस हैं, 2000-2500 से ज्यादा सेक्शंस हैं। तो एक ही जगह पे बहुत से लॉज मिल के आ जाएं और एक ही कोड बन जाए, अगर वो पर्पस है तो गोवा की सिविल कोड एक बहुत बड़ी शाइनिंग एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें कई प्रोविजंस ऐसे हैं जो औरतों के विरुद्ध हैं,
कई प्रोविजंस ऐसे हैं जो क्रिश्चियन कैथोलिक्स के लिए अलग प्रावधान करते हैं और औरों के लिए अलग प्रावधान करते हैं। कई प्रोविजंस ऐसे हैं जो हिंदुओं के लिए अलग प्रावधान करते हैं। आइए अब जरा सा इस कोड को समझते हैं और इस कोड के तहत जो लॉ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि इसमें जो अच्छे प्रावधान आ गए हैं उनमें एक चीज की बार बार चर्चा होती रही कि हस्बैंड एंड वाइफ जब शादी करेंगे तो वो शादी से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जितनी प्रॉपर्टीज शादी से पहले दोनों की थी और शादी के दौरान उन्होंने एक्वायर की, अगर डिवोर्स होती है या किसी की डेथ होती है तो वो 50-50 बट जाएगी। अब ये देखने में बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन क्या वाकई में ये होता है? मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि ये एक ही तरह की शादी नहीं है, कई तरह की शादियां होती हैं, उनका भी जिक्र करने वाला हूं आपसे। लेकिन ये ब्रॉडली स्पीकिंग जो बात हो रही है कि शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उस कॉन्ट्रैक्ट से मैरिड रिलेशनशिप गवर्न हो, ये इस्लामिक लॉ का प्रोविजन है। निकाहनामा जो है उसमें कोई भी शर्त लिखी जा सकती है। और अभी जो अश्विनी कुमार की पिटीशन आने वाली थी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग पर, वो आ नहीं पाई, अब वो शायद होली के बाद आएगी। उसमें अमीना शेरवानी इंटरवीन की हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा निकाहनामा है और इसमें मुझे बेटर राइट्स अवेलेबल हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमको एक ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनमें इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए। और इन डेप्थ स्टडी जब हम करेंगे तो उसमें हम ये पाएंगे कि इस कोड में भी कई चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। अब देखिए, एक बात ये कही जाती है कि साहब ये जो एग्रीमेंट होगा, इस एग्रीमेंट में ये हो सकता है प्रोवाइड कि ये कहा जाए कि साहब शादी से पहले के आपके एसेट्स अलग होंगे और शादी के बाद के एसेट्स अलग होंगे। ये एक तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि साहब दोनों की प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी और उनकी कम्युनियन नहीं होगी। रेयर है मगर ये मुमकिन है और ये होता है। एक तरीका यह है कि वाइफ को जो अपने फादर की प्रॉपर्टी में शेयर मिलना है वो शादी के वक्त हस्बैंड को दे दिया जाता है, और अगर हस्बैंड की जब डेथ होगी तो वो फिर वाइफ की फैमिली को वापस दिया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि जो रियलिटी में चीजें होती हैं वो अक्सर डिफरेंट होती हैं। अब ये बात कि साहब यूनिटी ऑफ सक्सेशन होना चाहिए और यूनिटी ऑफ सक्सेशन बहुत अच्छी चीज है, ये सही लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जस्टिस दीपक गुप्ता, मैरी रॉय का 1996 का जो जजमेंट है और सीजे सिमंस का 2012 का जो जजमेंट है, वो जो कोचीन ट्रेवेंकोर केरला का हिस्सा बनने से पहले वाले मामलात थे वो उन पे लॉ नहीं लगाया गया और उस तरीके से ये उस प्रेसिडेंट से जो है वो अलग हो रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये बड़ी लंबी कोड है, 2538 सेक्शंस हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जाहिर है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है। उनकी कंसिस्टेंट पोजीशन है इस पे, और इस कंसिस्टेंसी के लिए मैं बीजेपी की तारीफ करता हूं। एक्सेप्ट ये कि वाजपेयी जी ने जब सरकार बनाई थी तो उस समय सत्ता में रहना ज्यादा अहम माना गया, और जो 3 कंटेंशियस मुद्दे थे, बाबरी मस्जिद, 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको पीछे रख दिया गया। वो उस जमाने के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन आज बीजेपी की मेजॉरिटी है और उनको ये राइट है कि अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो वो जरूर लाएं। जाहिर है कि वो देखेंगे कि पॉलिटिकली किस समय लाने से इससे फायदा होगा, लेकिन जुडिशरी का इस्तेमाल इस तरह के पॉलिसी डिसीजंस के लिए नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फोरम कुछ लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए पॉलिटिकल बैटल्स जीतने के लिए कर रहे हैं।
कोर्ट को उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बने या ना बने, यह सरकार का फैसला होगा। अभी तक 70 साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाने के लिए कोई कॉन्क्रीट कदम नहीं उठाया गया। आज तक इस पर कोई कमेटी नहीं बैठी, आज तक इसका कोई ड्राफ्ट सर्कुलेट नहीं किया गया। क्या होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह किसी को नहीं मालूम। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी तो सारे लॉस के अच्छे अच्छे प्रोविजंस लिए जाएंगे। देखिए, जिस वक्त हिंदू कोड बिल बनने वाली थी तो एक कमेटी बनाई गई थी एक्सपर्ट्स की, देश की स्वतंत्रता से पहले 4 साल पहले 1946 में जब हिंदू कोड बिल का प्रावधान आया, अपोजिशन की किसने? हिंदू राइट ने। और इतनी ज्यादा अपोजिशन की कि आजादी के बाद भी लॉ मिनिस्टर अंबेडकर ने जब उसे इंट्रोड्यूस किया तो यह कहा गया कि ये दलित हैं और ये अपर कास्ट से बदला ले रहे हैं। लोकसभा में जब डिबेट हुई तो 27 में से 25 लोगों ने उस हिंदू कोड बिल का विरोध किया। 1952 के इलेक्शन में नेहरू के विरुद्ध एक आदमी इलेक्शन में इसी मुद्दे पे लड़ा कि हिंदू कोड बिल नहीं आएगा। और गीता प्रेस के अगर पेपर्स आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दिल्ली में एक ही साल में 72 पब्लिक मीटिंग्स और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की गई हिंदू कोड बिल के खिलाफ, और कहा गया कि यह पॉलीगैमी होनी चाहिए, और यह कहा गया कि डॉटर्स को राइट टू इनहेरिटेंस नहीं होना चाहिए। और नेहरू जी को इतना कंप्रोमाइज करना पड़ा क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने कह दिया था कि मैं साइन नहीं करूंगा, कि एक बार में हिंदू कोड बिल पास ना हो पाया और उसको 3 अलग अलग लेजिस्लेशंस में पास करना पड़ा। जिस तरह की कमेटी हिंदू लॉ रिफॉर्म के लिए बनी थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बनानी है तो उससे पहले उस तरह की एक्सपर्ट्स की कमेटी बननी चाहिए और उसमें तमाम पर्सनल लॉस के जो अच्छे प्रावधान हैं वो लेने होंगे। जैसे क्या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी? गोवा से यह सीखने की बात है कि गोवा की सिविल कोड, जिसकी प्रशंसा की है माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, उसमें मैरिज को सैक्रामेंट नहीं कहा गया बल्कि परपीचुअल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया, जैसा कि इस्लाम में है कि ये एक सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट है। ये प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मैरिज रिलीजन भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है। प्रॉफिट ने कहा मैरिज इज हाफ ऑफ द रिलीजन। क्या आज हिंदू राइट इस चीज के लिए राजी होगा कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए और सैक्रामेंट ना रहे? इसी तरीके से जो विल का लॉ है, अगर आप गोवा की कोर्ट की बात करें तो गोवा की इस पुर्तगीज कोड में 50% से ज्यादा एसेट्स की विल नहीं की जा सकती। अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट में देखें तो कोई रेस्ट्रिक्शन विल करने पे नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट ने सन और डॉटर दोनों को बराबर का हिस्सा दिया। 70 साल से यह लॉ है। लेकिन अगर ओनरशिप देखें कि हिंदू विमेन कितनी प्रॉपर्टी की और कितनी लैंड की ओनर हैं और हिंदू मेन कितने ओनर्स हैं, तो इस पे कई रिसर्चेस आ चुकी हैं कि वो बहुत ही माइनर फ्रैक्शन की ओनरशिप उनके पास है। जहां वो ओनर भी हैं, वो पेपर्स पर उनका कंट्रोल नहीं, उस प्रॉपर्टी पर उनका कंट्रोल नहीं। जो ये गोवा की पुर्तगीज कोड है जो कह रही है कि 50% से ज्यादा प्रॉपर्टी विल नहीं की जाएगी, ये दरअसल इस्लामिक लॉ की तरह है, क्योंकि इस्लामिक लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी की विल नहीं हो सकती। पर्पस यह है कि 2/3 प्रॉपर्टी जो वारिसान हैं, जो एयर्स हैं, जो आपके बच्चे हैं या जो आपके बुजुर्ग हैं, उनको वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए।
हिंदू सक्सेशन एक्ट की पावर ऑफ विल का इस्तेमाल करके अक्सर पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी बेटों को दे देते हैं। बेटियों से कहा जाता है कि आपको जो जहेज पे शादी में मिल गया वो आपके लिए काफी। अब गोवा की पुर्तगाली कोड में सिविल मैरिज की बात हो रही है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा। इसकी तारीफ हो सकती है और होनी चाहिए, लेकिन इसी कोड में अगर आप देख लें तो उसमें जो दो तरह की सिचुएशन है, पहले आप जाएंगे, 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगी, फिर 15 दिन बाद सेकंड सिग्नेचर होगी, तब वो आपकी मैरिज होगी। लेकिन कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए सेकंड जो उनका इवेंट है वो चर्च में होगा, और जो चर्च का रजिस्टर है उसके बेसिस पर उनको मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यानी कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का प्रावधान और लोगों से अलग है। तो फिर यह कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको कहा जा सकता है? स्पेशल मैरिज एक्ट ने भी प्रावधान किया था कि अगर दो लोग डिफरेंट रिलीजन्स के शादी करना चाहते हैं तो पहले नोटिस दे। इलाहाबाद हाई कोर्ट को इतनी गुंडागर्दी हो गई लव जिहाद के झूठ पे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा अब नोटिस देने की जरूरत नहीं, जब तक वो वुड बी स्पाउसेस खुद ना कहें नोटिस दिया जाए। तो जो रिलीजियस सेरेमनी क्रिश्चियन मैरिज की है उसको लीगल रिकॉग्निशन गोवा में मिला हुआ है। बहुत औरतें गोवा में ऐसी हैं जिनका सेकंड सिग्नेचर नहीं होता, तो वास्तव में लीगली उनकी मैरिज नहीं होती, लेकिन वो ये समझती हैं कि मैरिज हो गई है। बहुत सी औरतों को ये पता ही नहीं कि मैरिज कंप्लीट सेकंड सिग्नेचर पर होती। इसी तरह वहां की मैरिज को एनल करने में भी चर्च को राइट दे दिया गया। और लोगों की मैरिज तो कोर्ट एनल करेगी, कोर्ट खत्म करेगी, लेकिन कैथोलिक क्रिश्चियंस की मैरिज खत्म करने का राइट चर्च को दे दिया। और हाई कोर्ट मैकेनिकली चर्च ने जो ऑर्डर कर दिया उसको मानती है, सिवाय उस केसेस में जहां बायस का इशू रेस किया जाए। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं, मैरिज के टर्मिनेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं। यह मैंने आपको दिखा दिया कि यह एक मिथ है जो मीडिया ने फैलाया और कुछ हमारे लॉ के एक्सपर्ट्स ने फैलाया कि गोवा में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और आइए बात कर लेते हैं। मैंने आपसे शुरू में ही बताया कि गोवा की पुर्तगाली कोड में एक बहुत अच्छा प्रावधान है प्रीन्यूपिटल कॉन्ट्रैक्ट का। मैरिज से पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि मुगलों के जमाने के निकाहनामा मिले हैं जिनमें साफ तौर से लिखा है कि मैरिज में 4 शर्तें होंगी। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेगा हस्बैंड, ट्रिपल डिवोर्स नहीं देगा, 6 महीने से ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, कोई कंकुबाइन नहीं रखेगा, दूसरी शादी नहीं करेगा। और बहुत से ऐसे निकाहनामा मिले जिनमें ये शर्तें स्पेसिफाइड नहीं हैं, लेकिन इतनी आम थी कि लिखा कि ये निकाहनामा 4 वेल नोन कंडीशंस के सब्जेक्ट है। ये अफसोस की बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने उस प्रोग्रेसिव प्रोविजन को, निकाहनामा को, गो के निकाहनामा हर मुस्लिम शादी में जरूर होता है, एक रिकॉर्ड जरूर होता है, लेकिन उसमें कंडीशंस लिखी जानी चाहिए। अगर पूरे मुस्लिम लॉ को रिफॉर्म करना है उसके लिए कोई लॉ लाने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल डिवोर्स के केस में भी मैं चाहता था
कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि मैरिज जो है वो एक निकाहनामे के तहत होगी जिसमें सारी शर्तें प्रिंटेड होंगी, पार्टीज जिन शर्तों को टिक कर दें वो उन पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी जो प्री न्यूपिटल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलती है कि जिसमें 50-50 दोनों को मिल जाएगा डेथ या डिवोर्स में, इसमें भी पेच है। दरअसल डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स। मैं सीजेआई साहब की इंस्ट्रक्शन पे जब डिटेल्स में गया तो देखता हूं कि नंबर 1, इन प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी हस्बैंड के ही पास होगा, यानी ये इक्वालिटी नहीं हुई। और 4 सिस्टम्स जैसे मैंने आपको बताए कि पहला सिस्टम ये कि कोई कम्युनियन ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होगी, दूसरा सिस्टम ये कि शादी से पहले की प्रॉपर्टी सेपरेट, शादी के बाद की सेपरेट, और तीसरा सिस्टम जो है वो डाउरी जिसे कहते हैं, गो कि वो डाउरी नहीं है बेसिकली, लेकिन जो ब्राइड का शेयर है वो हस्बैंड को दे दिया जाएगा जो उसको डिवोर्स के वक्त रेस्टोर करना पड़ेगा। और चौथा सिस्टम कम्युनियन ऑफ एसेट्स, जिसमें दोनों के सारे एसेट्स मिला दिए जाएंगे। हस्बैंड अपने शेयर को सेल नहीं कर पाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ, और यह पार्टीशन डिवोर्स पे या डेथ पे होगा। लेकिन इस सिस्टम में भी मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट हस्बैंड के हाथ में रहेगा। इसका मतलब यह कि अक्सर इसमें भी औरतों के साथ पूरा इंसाफ नहीं हो रहा। और आइए आर्टिकल 1204 ग्राउंड्स ऑफ सेपरेशन। अगर शादी तोड़नी है, एसेट्स बंटने हैं, अगर हस्बैंड को वाइफ को छोड़ना है तो अडल्ट्री काफी है। लेकिन अगर वाइफ हस्बैंड को छोड़ना चाहती है तो अडल्ट्री के अलावा उसको यह भी साबित करना होगा कि यह अडल्ट्री पब्लिक स्कैंडल के साथ हुई, या उसने वाइफ को अबंडन कर दिया, या उसने मिस्ट्रेस रख रखी है इन द कंजुगल डोमिसाइल। तो हस्बैंड के लिए आसान सिर्फ अडल्ट्री, और वाइफ के लिए इतनी सख्त शर्तें। और आइए यूनिफॉर्मिटी को समझ लेते हैं। 1955 से पहले तो हिंदुओं को भी पॉलीगैमी पे कोई लिमिटेशन नहीं थी। इस्लाम ने तो 6-7 सेंचुरी में 4 बीवियों की लिमिटेशन लगाई और इजाजत भी एज एन एक्सेप्शन दी। कहा जब तुम जस्टिस कर पाओ, और यह भी कह दिया कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम जस्टिस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब इस्लाम में पॉलीगैमी की कुरान में इजाजत नहीं है। लेकिन 1955 तक हिंदुओं को हमारे देश में अनलिमिटेड नंबर ऑफ वाइफ्स रखने का राइट था। वो लॉ बना, हिंदू मैरिज एक्ट आया, बाइगमी एक ऑफेंस है। लेकिन गोवा के हिंदुओं को आज भी पॉलीगैमी का राइट है, लिमिटेड पॉलीगैमी। और वो राइट की जो शर्तें हैं वो शर्तें भारत के संविधान की स्पिरिट से और मर्यादाओं के विरुद्ध। अगर बीवी 25 साल की हो गई और उसके बच्चा नहीं हुआ, हस्बैंड को राइट है कि वो दूसरी शादी कर ले, हिंदू हस्बैंड को। ये राइट मुस्लिम को नहीं है, क्रिश्चियन को नहीं है, हिंदू को है। इस कोड में हिंदुओं को जेंटाइल कहा गया। मैं उस शब्द की व्याख्या में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो भी बड़ा टर्म पे डिबेट है उस पे। अगर 25 साल की उम्र हो गई बीवी की और उसने कंसीव नहीं किया, बच्चा नहीं हुआ, बीवी की कंसेंट से दूसरी शादी कर ले। अगर बीवी 30 साल की हो गई, 30 इयर्स, या बीवी की उम्र कम है
और 10 साल से ज्यादा हो गया लास्ट प्रेगनेंसी को और बेटा नहीं हुआ। यह कोड जो शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड जस्टिस दीपक गुप्ता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 2019 के जजमेंट में, यह आज 21वीं सदी में हमको बता रही है कि अगर बेटा नहीं हुआ तो एक हिंदू को दूसरी शादी करने का राइट है विद द कंसेंट ऑफ द वाइफ। मैं यह समझता हूं कि यह बहुत ही प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन। इनहेरिटेंस में बेटा बेटी को बराबर शेयर है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर बेटियों को शादी के वक्त डाउरी दे के उस मामले को खत्म कर दिया जाता है। अब अगर उनके सारे प्रावधानों पे आप जाएं, उनके सेक्शंस पे देखें, तो आप देखेंगे कि कई चीजें इस कोड में बहुत अच्छी हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ थी, हम इससे हट गए हैं जो हम सिटीजनशिप एक्ट लाए। ये आर्टिकल 1104 है कि वाइफ को ये राइट नहीं होगा कि वे थ्रू एंटेन्यूपिटल कॉन्ट्रैक्ट जो एसेट्स हैं उनके बारे में फैसला करे, लेकिन वो अपने लिए अपनी प्रॉपर्टी से 1/3 नेट प्रॉफिट का पॉकेट एक्सपेंसेस की तरह रिजर्व कर सकती। देखिए, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी लॉ में तो गोवा अहेड है। क्या पूरे देश में देश राजी है या मेजॉरिटी कम्युनिटी राजी है कि जितनी प्रॉपर्टी है वो डिवोर्स पे और डेथ पे हस्बैंड और वाइफ में बराबर बराबर बांट दी जाए? आपको मालूम है आज भी वाइफ को पार्टनर नहीं है हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, बेटी तो अब हो गई है। तो वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करेगी, अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेजिटाइम वो कंसेप्ट है आर्टिकल 1174 में कि 50% आप विल कर सकते हैं, 50% आप विल नहीं कर सकते। फिर जो आर्टिकल 1969 है उसमें सक्सेशन का ऑर्डर दिया हुआ है, और यह चीज आप सेक्शन 52 जो 2012 का गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज एंड इन्वेंट्री प्रोसीडिंग एक्ट और 2016 में इसमें अमेंडमेंट हुए, उसमें भी यही बात लिखी है कि अगर कोई मर जाए तो ऑर्डर क्या होगा सक्सेशन का। सबसे पहले डिसेंडेंट, बेटा, पोता, परपोता, यानी बच्चा, बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा। अगर बच्चे नहीं है, बच्चे का बच्चा नहीं है, तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा एसेंडेंट्स, बाप, दादा, परदादा, नगर दादा। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर भाई और बहनों में बटेगी प्रॉपर्टी और उनके बच्चों में बटेगी। बीवी का नंबर आ रहा है नंबर 4 पर। मैंने आपको बता दिया कि हर केस में प्री न्यूपिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी बीवी जो है या सर्वाइविंग स्पाउस जो है, हस्बैंड जो है, वो डिसेंडेंट अगर नहीं है, एसेंडेंट अगर नहीं है, ब्रदर एंड सिस्टर्स नहीं है, ब्रदर एंड सिस्टर्स के बच्चे नहीं है, तब उसका नंबर आ रहा है। फिर यह भी प्रिंसिपल इसमें लिखा हुआ है कि नियरर विल एक्सक्लूड रिमोटर। यही इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। अगर बाप मौजूद है तो बेटा शेयर नहीं लेगा दादा की प्रॉपर्टी में, बाप लेगा। तो ये वाला जो प्रोविजन है, ऑफ कोर्स ये बात आ गई है सेक्शन 82 ऑफ 2016 का जो लॉ है कि राइट टू हैबिटेशन होगा सर्वाइविंग स्पाउस को। तो आज की बात मैं यहां खत्म करता हूं कि गोवा की कोड, जो कोड नेपोलियन पे बेस्ड है, ये फ्रेंच लॉ पे बेस्ड है, अपने जमाने से एक प्रोग्रेसिव कोड थी।
लेकिन ना ये आज यूनिफॉर्म है, ना ये कंप्लीटली जेंडर जस्ट है। मैं समझता हूं कि गोवा के रहने वालों को यह हक है कि जो देश में मॉडर्न लॉज बने हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, वो उन पे लागू होने चाहिए। हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि देश में अलग अलग लॉ हैं, लोगों के अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज होने की वजह से। असली बात यह है कि लॉ अलग अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेयर यू रिजाइड। अब जरा कश्मीर की एग्जाम्पल ले लीजिए। 1961 में गोवा भारत की टेरिटरी बन गया, भारत से इंटीग्रेट कर गया। उस पे तो हमने पुराना 1867 का लॉ चालू रखा और आज भी चालू रखे हैं और उसकी तारीफों के पुल बन रहे हैं। 2019 में जब हमने कश्मीर का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया तो कश्मीर के जो लोकल लॉज थे, जो कश्मीरियों पे लगते थे, ये विदेशियों का लॉ नहीं था, ये दास्ता की निशानी नहीं थी, ये हमारे देश की कश्मीर की कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी और इनमें से ज्यादातर हिंदुओं की प्रैक्टिसेस थी जो मुसलमानों ने अडॉप्ट कर ली थी और जो श्री प्रताप कंसोलिडेशन ऑफ लॉज एक्ट 1934 के तहत लॉ का हिस्सा बन गई थी, जिसमें साफ लिखा था कि अगर कोई कस्टम और यूसेज है कंट्रेरी टू लॉ तो कस्टम और यूसेज प्रिवेल करे। हिंदू लॉ का भी जो मेन सोर्स है वो कस्टम्स। तो आप देखिए कि पूरे देश के मुसलमान जो हैं वो प्रॉपर्टी बांटने में बेटियों में डिस्टिंक्शन नहीं करते कि क्या ये बेटी शादी होके अपने पति के यहां चली गई या पिता के यहां रहती है, इसका हस्बैंड घर दामाद बन गया। लेकिन कश्मीर में डिस्टिंक्शन करते थे दुख्तरे खाना बेरुन और दुख्तरे खाना नशीन। पूरे देश के मुसलमान एडॉप्शन का लॉ नहीं रखते थे, लेकिन कश्मीर में एडॉप्शन का लॉ था। तो कश्मीर के मुसलमान जो लॉ फॉलो करते थे वो देश भर के मुसलमान फॉलो नहीं करते। लॉ की रिफॉर्म कई स्टेट्स में अलग अलग तरीके से हो सकती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन लॉ मुस्लिम मैरिजेस के बारे में उड़ीसा का बहुत पुराना है और भी कई स्टेट्स में मुसलमानों का मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार में एक लॉ के तहत बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे डोजेज में स्मॉल स्टेप्स लेकर रिफॉर्म मुमकिन है। जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन लॉ, जैसे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। ये छोटे छोटे रिफॉर्म्स जो हैं इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से हम यूनिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरी अपनी राय में यूनिफॉर्मिटी पर्पस नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक यूनिफॉर्म लॉ है, यह क्या बात हुई? अक्सर अगर लोग अलग हैं, अनइक्वल्स हैं, उन पे यूनिफॉर्म लॉ लगा दिया तो यह तो इनइक्वालिटी हो गई। क्या सबके साथ यूनिफॉर्मली अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो यह अच्छा हो जाएगा कि यूनिफॉर्मली सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? यूनिफॉर्मिटी लॉ का पर्पस नहीं है। लॉ का पर्पस है जस्टिस। गोवा की पोर्चुगीज कोर्ट की कंटिन्यूएंस यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाती, लीगल प्लूरलिज्म दिखाती है। और लीगल प्लूरलिज्म यूनिफॉर्मिटी से बेहतर चीज है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।